हेलो फ्रेंड्स, जॉब आईक्यू प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइट के बारे में। यहाँ से हर एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अभी जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसमें इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एग्जाम्स में बहुत ही हेल्प मिलेगा। सबसे पहले हम इस वीडियो में थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आपको बताते हैं कि सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे। पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे, उसके बाद समतल दर्पण, उसके बाद उत्तल और अवतल दर्पण और उसके बाद लेंस पढ़ेंगे। फिर कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले देखते हैं प्रकाश। प्रकाश है क्या? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। यह विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। ये जितना पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखे हैं ये सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए आप इन सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। सबसे पहले प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। यह विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे हैं। इसका तरंग दैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। अब प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल को कब मापा गया और किसने मापा, ये दोनों पॉइंट्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो प्रकाश की चाल को मापा गया 1676 ईस्वी में ओल्स रोमर के द्वारा। प्रकाश की चाल को कब मापा गया? 1676 ईस्वी में ओल्स रोमर के द्वारा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो फ्रेंड्स, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, ऑप्शन रहेगा निर्वात में, पानी में, कांच में, तो सबसे ज्यादा होती है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर और कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन तीनों में प्रकाश की चाल को याद रखिएगा। और यदि अरेंज करने के लिए पूछ दे कि प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होती है, इसको अरेंज करें तो सबसे ज्यादा निर्वात में, उसके बाद पानी और उसके बाद कांच। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना टाइम लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। और यदि केवल सेकेंड में पूछा जाए तो 500 सेकेंड लगता है। अब देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब होते हैं 2 प्रकार के। एक वास्तविक प्रतिबिंब, इसको रियल इमेज कहते हैं, और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब, जिसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, इसमें देखिए, इसमें 2 पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं और पूछे भी गए हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। जब भी आप वास्तविक प्रतिबिंब सोचे या बोले तो हमेशा याद रखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। उसके बाद है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह हमेशा सीधा होता है। जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में बोले तो हमेशा सोचे कि यह हमेशा सीधा होता है।
अब फ्रेंड्स देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो दोनों हमेशा इक्वल होता है। दूसरा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं, कौन कौन? आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। अब फ्रेंड्स इसको देखते हैं एक फिगर के द्वारा। अब फ्रेंड्स इसको देखते हैं एक फिगर के द्वारा। ये एक समतल दर्पण हो गया। एक प्रकाश की किरणें है जो आपतित किरण है, और जब इस समतल दर्पण से टकराएगा तो परावर्तित जो किरणें होगी उसे कहेंगे परावर्तित किरण। और इस पे जो परपेंडिकुलर है इसे कहते हैं हम अभिलंब। यानी कि ये जो आपतित किरण होती है हमेशा परावर्तित किरण के बराबर होता है। ये जो कोण हुआ ये हुआ I और ये कोण हुआ R, तो ये हमेशा दोनों कोण बराबर होता है। अब फ्रेंड्स आते हैं समतल दर्पण पे। और समतल दर्पण में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यानी कि गोल्डन पॉइंट्स है उस सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि समतल दर्पण हमेशा वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण हमेशा वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि जितना साइज का वस्तु होगा उतना ही साइज का प्रतिबिंब बनेगा। मान लिया जाए कि यदि समतल दर्पण के सामने 4 मीटर का कोई वस्तु रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा? तो 4 मीटर का ही प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं पार्श्व उल्टा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व उल्टा का मतलब होता है क्या? कि दायां चीज बायां और बायां चीज दायां दिखाई देता है, इसे ही कहते हैं पार्श्व उल्टा, यानी कि लेटरल इनवर्सन। तो ये दो पॉइंट हो गया। सबसे पहला कि समतल दर्पण हमेशा वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, और दूसरा यह प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और पार्श्व उल्टा होता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें हम करीब 10 पॉइंट्स बताएंगे, और 10 पॉइंट्स से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इसके बाद हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बनाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूरी पर पीछे बनता है जितना दूर वस्तु दर्पण के आगे होता है। यानी कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर पीछे बनता है जितना दूर वस्तु दर्पण के आगे होता है। यदि आप दर्पण के सामने, यानी कि एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, एक बालक, मान लिया कि एक बालक समतल दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया 4 मीटर, 8 मीटर, 2 मीटर या अनंत पर। तो कितना पीछे बनेगा? यानी कि 2 मीटर की दूरी पे खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा 2 मीटर के ही दूरी पे। यही इसमें बताया गया कि समतल दर्पण से उतना ही दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बनता है जितना दूर वस्तु दर्पण के आगे होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए
यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूमेगा। जब भी किसी दर्पण को यदि हम थीटा कोण से घुमा देते हैं तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। इससे भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण खाली जगह कोण से घूमेगा, तो कितना से घूमेगा? 2 थीटा से। उसके बाद अगला है, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर रखे गए हों तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी 360 बटा थीटा। प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा? अब देखिए, यदि 360 बटा थीटा एक सम संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा, और यदि 360 बटा थीटा एक विषम संख्या हो तब प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा। तो यदि 360 बटा थीटा एक सम संख्या आता है तब प्रतिबिंब की संख्या होती है कितना? 360 बटा थीटा माइनस 1। जैसे एक एग्जाम्पल है कि 90 डिग्री पे झुके दो समतल दर्पण के बीच बने प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा। 90 डिग्री पे झुके दो समतल दर्पण के बीच बने प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा। तो यहाँ पर 360 में 90 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आया? 4। और 4 क्या है? तो 4 एक सम संख्या, और यदि सम संख्या आता है तो प्रतिबिंब की संख्या कितना होता है? इतना -1, इसमें से एक घट जाता है, तो इसलिए प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा? 3। अब देखते हैं कि यदि 360 बटा थीटा एक विषम संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा। तो 360 बटा थीटा। जैसे एक एग्जाम्पल है, यदि दो समतल दर्पण 40 डिग्री पर झुके हो तो कितने प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे? 360 में 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 9। तो 9 एक विषम संख्या, तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा? 9। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि दो समतल दर्पण समांतर पर रखे गए हों तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। यदि दो समतल दर्पण को समांतर पर रख दिया जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तब प्रतिबिंब की संख्या होगा कितना? अनंत। यह क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि h ऊंचाई के मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यक ऊंचाई कितनी होती है। h ऊंचाई के मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यक ऊंचाई कितनी होती है। तो ये होती है h/2। यानी कि कोई मनुष्य यदि 6 फीट का है तो उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण कितना बड़ा होना चाहिए। तो ये होना चाहिए h/2 यानी कि 3 फीट का। तो इसे भी एग्जाम्स में इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि h ऊंचाई के मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यक ऊंचाई कितनी होगी। तो हो जाएगा h/2। उसके बाद अगला है, यदि कोई वस्तु v वेग से गतिमान हो तो समतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब कितना वेग से चलेगा। तो ये चलेगा 2v से। जब कोई वस्तु v वेग से गतिमान हो तो समतल दर्पण में ये चलेगा 2v से। नेक्स्ट पॉइंट है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। यह भी कई बार पूछा गया, और आप यूथ कंपटीशन का साइंस का बुक देखिएगा तो उसमें एक क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है। तो फ्रेंड्स इसका फोकस दूरी होता है अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत।
और इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो ये भी होता है अनंत। अब नेक्स्ट है कि यदि दर्पण स्थिर है, यदि दर्पण को स्थिर कर दिया जाए और वस्तु को x दूरी चलाया जाए तब प्रतिबिंब कितना दूरी चलेगा। यानी कि जब दर्पण को हम स्थिर रखेंगे और वस्तु को x दूरी से चलाएंगे तो प्रतिबिंब कितना दूरी चलेगा। तो फ्रेंड्स ये चलेगा 2x दूरी, 2x दूरी। उसके बाद अगला पॉइंट है, यदि दर्पण व वस्तु दोनों को विपरीत दिशा में x दूरी चलाया जाए, यानी कि दर्पण भी x दूरी चले और वस्तु को भी x दूरी चलाया जाए और दोनों विपरीत दिशा में, तब उसका जो प्रतिबिंब होगा वो चलेगा 3x दूरी। कितना दूरी चलेगा, 3x दूरी। और समतल दर्पण में विचलन कोण निकालने का एक फॉर्मूला होता है 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा। तो फ्रेंड्स हम इसमें 11 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किए। अब हम इसका कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे। फिर सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि होती है कैसे। तो एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। ऑप्शन दिया गया वास्तविक और पार्श्व सीधी, वास्तविक और सीधा, आभासी और पार्श्व सीधा, आभासी और पार्श्व उल्टा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, आभासी और पार्श्व उल्टा। नेक्स्ट है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे गए हों तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। तो हम इस सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनंत। उसके बाद नेक्स्ट है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे के 60 डिग्री पर रखे गए हों तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो 360/60 यानी कि 6। और जो 6 है जो एक सम संख्या, तो प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा, एक कम यानी कि 5। किस वर्ष रोमन ने पहली बार प्रकाश को मापा था। प्रकाश को पहली बार कब मापा था, 1676 में, 1676 में। यदि एक बालक समतल दर्पण के सामने 16 मीटर की दूरी पर खड़ा हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे कितना दूर बनेगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 मीटर। यानी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता है जितना दूर वस्तु होता है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि टिंडन प्रभाव किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स टिंडन प्रभाव संबंधित है प्रकाश के प्रकीर्णन से। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दर्पण के बारे में, अवतल और उत्तल दर्पण और उससे बने प्रतिबिंब और कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।